अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और मैं हूं आपके साथ ईमन जातरी। आलमी और सफारती सतह पर पाकिस्तान की कामयाबियां जारी हैं, मगर अफसोस की बात यह है कि कुछ ऐसे अनासिर भी हैं जो पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बन रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और इंसानी हुकूक के इजलास में बैरून मुल्क भीख मांगने वाले हज़ारों पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किए जाने का इंकिशाफ हुआ है। DGFIA ने इंकिशाफ किया कि भीख मांगने पर इस साल सऊदीया से 24,000, दुबई से 6,000, आज़रबाईजान से 2,500 पाकिस्तानी भिखारियों को डिपोर्ट किया गया। उन्होंने बताया कि इस साल 24,000 अफराद कंबोडिया गए, जिनमें से 12,000 अफराद वापस नहीं आए। बर्मा में सियाहती वीज़े पर 4,000 अफराद गए, 2,500 वापस नहीं आए। ऑफलोडिंग के जरिए गैर कानूनी अफराद को रोकने की वजह से पासपोर्ट की रैंकिंग में भी बेहतरी आई है और कामयाब पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान यूरोप में गैर कानूनी तरीके से जाने वालों में टॉप 5 मुल्कों से निकल गया है। लेकिन दूसरी तरफ हकीकत कहीं ज्यादा तल्ख है और ये कि मुल्क में मुसलसल बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, गुर्बत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है, महंगाई ने अवाम का जीना मुश्किल कर रखा है और हुकूमती वुज़रा साफ साफ अल्फाज में कह रहे हैं कि हुकूमत मजीद नौकरियां नहीं दे सकती। तो हमारे प्रोग्राम का सवाल आज का ये है कि नौजवान आखिर क्या करें इस तरह की सूरत हाल में। मुख्तलिफ मुल्कों से पाकिस्तानियों की बेदखली का सिलसिला भी जारी है और गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क जाने का खतरनाक रुझान भी सामने आ रहा है। तो इसका आखिर जिम्मेदार कौन है, अवाम या फिर हुक्मरान? आज के पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब और शकील अंजुम साहब। आमिर साहब, पहले तो आज जो फैसला आया उस पर कमेंट कीजिएगा और फिर मैं अपने सवाल की तरफ आऊंगी। जो जाली डिग्री के हवाले से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को आज फारिग किया गया, उस हवाले से भी कमेंट कीजिएगा। आमिर साहब, आपकी गालिबन ऑडियो को कोई मसला है, आपकी ऑडियो हम तक नहीं पहुंच पा रही, आपसे बेहतर ऑडियो होगी तो दोबारा कमेंट लेंगे। अयाज साहब, आप क्या कहेंगे इस मामले पर? एक तो जाली डिग्री के हवाले से भी कमेंट कर दें और दूसरा वही जो हमारे प्रोग्राम का पहला सवाल ये है कि आखिर फिर इस जो बाहर लोग जा रहे हैं उन्हें रिपोर्ट किया जा रहा है, इसकी बड़ी वजह क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, जाली डिग्री वाला केस का जहाँ तक मामला है, अगर वो तो राइटिंग ऑन द वॉल था। जिस दिन ये इशू आया था उसी दिन समझ आ गई थी कि क्या होनी है। जस्टिस जहांगीरी उन जजेस में शामिल थे जिन्होंने चीफ जस्टिस उस वक्त के या फरीद वो क्या नाम था उनका, वो काजी फ़ाइज़ ईसा को ख़त लिखा था कि इस एजेंसियाँ मुदाखलत कर रही हैं अदालती मामलात में। वो भी ज़ाहिर है उसके बाद फिर को 3 हल्के खोलने का भी इस्लामाबाद में उन्होंने कहा था। लेकिन बहरहाल वो टेक्निकल इशू है, वो होगी जाली, वो करार दे दी, ख़त्म हो गया मामला। और जिस तरह से असल शकूक पैदा होते हैं जब ट्रायल, आप मतलब उसको मोहलत भी दे सकते थे को 10-15 दिन का, जवाब का भी दे देते टाइम, लेकिन नहीं चूँकि तय किया हुआ था। खैर वो तो छोड़ें। अब ये जो पाकिस्तानी बर्बाद कर रहे हैं हमारा इमेज पूरी दुनिया में, जाके भीख मांगते हैं, पूरी फैमिलीज जाती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये एक पहलू है इस तस्वीर का। इस तस्वीर का दूसरा पहलू वो बड़ा ख़तरनाक है, वो ये है कि आपने मईशत का हाल क्या कर दिया है। इस मुल्क में मौके ही नहीं है कुछ कमाने के, तो फिर लोग क्या करेंगे? लोग यही करेंगे जो कर रहे हैं। आप दावे करते रहते हैं कि जी मईशत बड़ी मजबूत हो गई, इकॉनमी कमाल हो गई, IMF का आखिरी प्रोग्राम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अभी तक वो सऊदी अरब और वो जो चाइना और UAE आपका डिपॉजिट रखवाते हैं, वही आप वापस कर देते तो मैं समझता कि हाँ जी वाकई मईशत में बेहतरी आ रही है। लेकिन नहीं, यहाँ हमने उनके लिए मौके पैदा नहीं करने, तो फिर लोगों के पास कमाने का जरिया क्या है? लोग यही करेंगे। आप उन पे बिल्कुल उनके पासपोर्ट भी मनसूख सब कुछ कर दें, इनको सजाएं भी दें, लेकिन खुदारा यहाँ को अपॉर्चुनिटीज ऐसी पैदा करें कि लोग बाहर जाना बंद कर दें। सही। आमिर साहब, एक दफ़ा फिर से आपकी जानिब आऊँगी, क्या कहेंगे? एक तो जो डिग्री के हवाले से आज एक बरतरफी हुई और दूसरा ये कि पाकिस्तान का इमेज जिसको बेहतर बनाने की हम कोशिश करते हैं, लेकिन दिन ब दिन ऐसे कोई ना कोई सामने चीज़ आ जाती है कि हमारा इमेज डाउन होता चला जाता है। इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, कैसे काबू पाया जा सकता है? देखें, ये जो जज साहब का किस्सा है ना, आपको जनवरी में जब सज़ा डिले हो रही थी और दिसंबर से चली थी, तो मैंने कहा था जब तक जज नए नहीं आएंगे सज़ा नहीं मिलेगी इमरान खान को, क्योंकि इन जजों ने तय किया हुआ था कि हमने हर सूरत में PTI को रिलीफ देना है। ऊपर 8 जज बैठे थे और नीचे ये बैठे हुए थे,
और जज आते हैं सारे चिटों पे और इंसाफ फराम करते हैं जो पीएन भी भर्ती हो जाए बगैर इश्तिहार के। मैं बार बार और मेरा शुरू दिन से स्टांस है कि जब तक चिटों पे जज लाने का मसला हल नहीं करेंगे ये यूं ही धड़ेबंदियां रहेंगी। ये दुनिया के सर्विस स्ट्रक्चर पे पूरे पाकिस्तान पे तकरीरें करते हैं, लिखते हैं और अपना स्ट्रक्चर बनने नहीं देते। मतलब अब तक मैं हैरान हूं, अगर 26वीं तरमीम में जो वाहिद मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी कि हाई कोर्ट्स के जजेस की कारकर्दगी को जांचा जाएगा कि उन्होंने कितने फैसले दिए, उसके रूल्स ही नहीं बन सके। ये इसीलिए ये सिस्टम तबाह हो गया हमारा जुडिशरी का और इंसाफ नहीं मिल रहा कि ये चाचे मामे फूफी के पुत्र सारे के सारे एक ही बेंच से निकल के और दूसरे बेंच से तीसरे से सबके रिश्तेदार जो बड़ा वकील है उनके अजीज उनके बेंच सारे जज वो बने हुए हैं। क्यों भाई, आपने क्या ठेका लिया है? किस तरह आप लोग ये सारी सियासत करते हैं? हमारे यहाँ कोई जज इसलिए तगड़ा नहीं बनता कि वो ये कहे कि मेरा सिस्टम गलत है मैं इसको ठीक करूंगा। नहीं, मैंने अपने बंदे अपने चैम्बर के बंदे लाने हैं। साकिब निसार साहब को वक्त मिला था, उन्होंने 30 साल की प्लानिंग कर ली। अकेले कादी फायद ईसा रोड़े लटकाने आ गए और उनको उड़ाने का फैसला किया, फिर वो बाद में आ गए। ठीक है, इस तरह ही होता है। फिर इस तरह के वो क्या जो उनका शोएब बिन अजीज का शेर है, इस तरह तो होता है। इस तरह के खेल में शाम में सर्दियों के शामों में हम तो क्या करें, हमारी तो शायरी भी उड़ गई है कि बंदा क्या बात करे। ठीक है, अच्छा अब आप आ जाए जो ये जो हमारे पाकिस्तानियों का किस्सा। ठीक है, पाकिस्तानियों को जाना चाहिए। यहाँ हमारे हुक्मरान अगर आज वजीर खजाना ये कहते हैं तो आपको कल वजीर आजम भी यही कहता था इमरान खान कि मैं कोई कीमतें दुरुस्त करने नहीं आया था अंडे टमाटर की। तो हमें हुक्मरान भी ऐसे मिलते हैं, हमें जज भी ऐसे मिलते हैं। चूंकि हम ऐसे लोग हैं, हम बैसियत कौम ऐसे हैं, इसी छितर के काबिल हैं जो हमें हर तरफ से पढ़ रहा है। इसलिए हमारे नौजवान अगर बाहर निकल रहे हैं, मेरे ख्याल में यहाँ पे टेक्निकल ट्रेनिंग नेफटेक बड़ा अच्छा यहाँ पे पाकिस्तान में इदारा है, मुख्तलिफ औकात में उस पर अच्छे कोर्सेज शुरू हुए हैं। हमारी हुकूमत को जो शहबाज शरीफ साहब मीटिंगें कर रहे हैं पब्लिक करना चाहिए नेफटेक कैसे काम कर रहा है, लोगों को ओरिजिनल सही ट्रेनिंग दें ताकि अच्छे वीज़े मिलें। वो कनाडा भी देता है, वो पूरी दुनिया देती है जब आप अच्छी ट्रेनिंग लेके जाते हैं। ये वक्त है कि बजाय इधर उधर के एक आपने पासपोर्ट पे गलत वीज़े पे जाना या गलत तरीके से जाने पे रोकने पे, ठीक है, कुछ अच्छे सही जाने वाले भी उसमें पकड़े जा रहे हैं। हमारे पासपोर्ट का नंबर वाकई ठीक हुआ है तो उसको और भी ठीक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मेरा ख्याल है आमिर जान यहाँ पे हेड हैं उस इदारे के, इन लोगों को निकलना चाहिए कि अच्छे अंदाज से काम करें, बेहतरीन काम करके लोगों को टेक्निकल कोर्स और अच्छे कराएं, ज्यादा वजीफे दें बच्चों को ताकि लोगों को हुनरमंद वो मिले। ये ना हो जो मोहसिन नकवी पकड़ रहे थे कि ड्राइविंग का लाइसेंस भी नहीं था। तो अच्छे अंदाज से काम करें, बेहतर अंदाज से काम करें। इसके ऊपर और ज्यादा काम होना चाहिए कि हमारे लोग गलत वीजे पे भी ना जाएं और गलत डिंकियां लगाते हुए भी ना जाए, उसको रोकें, लेकिन यहां से ट्रेंड करके लोगों को भिजवाएं। सही। लेकिन आमिर साहब, ये जो भिखारी बाहर जाते हैं, ये भिखारी तो अगर उन्हें कहा जाए कि आपको नौकरी देते हैं तो वो ये कहते हैं कि जितने की आप नौकरी देंगे इससे तो ज्यादा हम एक हफ्ते में कमा लेते हैं। क्या कहते हैं शकील साहब आप? नहीं, हाँ, नहीं, ये बड़ा मजे का आपने मुझे याद करा दिया। ये तो हमारे यहाँ दूसरी तीसरी नस्ल है जो भिखारी प्रोफेशनल हैं। यानी आप खाना काबा में जाएं, आपको बारिश मिलेंगे, सफेद कपड़े उजले, ऐसा जैसे पता नहीं कौन सा बंदा है, और थोड़ी देर में आपके हाथ से 500,000 रुपए रियाल जो है ना लेकर निकल जाएगा। ऐसी गेम डालते हैं और तकियों में इनके पैसे भरे हुए होते हैं इनके वहां पे। ये तीसरी नस्ल है। ये तो अव्वल दिन का हमारा मसला है। हाँ, इसके बाद जो इशू हुआ है यूएई का, मैं पहले कई दफा बता चुका हूं, हमने वहां पे मंदिर बना, सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों ने उसके ऊपर तनकीद की क्योंकि जी बारिश आ गई, मंदिर बना दिया। और पाकिस्तान में भी तो मंदिर हैं। फिर जनाब सोशल मीडिया पे वहां पे घुस जाएंगे जाके बीच पे और वहां कहेंगे कि यहाँ मस्जिद नहीं है। और अल्लाह के बंदो, इतनी बड़ी बड़ी मस्जिद है, वहां क्यों नहीं जाते? देखो नमाजें पढ़ रहे हैं लोग। तो ये गंद डाला है, वीजे इसलिए बंद होते हैं हमारे। फिर चौथा जो बड़ा मसला बन गया वो है पॉलिटिकल। भाई जब वो ममालिक अपने लोगों को सियासत की इजाजत नहीं देते तो आप नौकरी करने गए हैं ना, तो ना करें। सियासत करनी है तो इस मुल्क में बहुत काम हो रहा है ना, पहले ही सारे वेले फिर रहे हैं, जज भी सियासत कर रहे हैं, जर्नैल भी सियासत करते रहे हैं। यहाँ पे ये साफी तो करते ही सियासत है ना, इनके गले भी यही डाला हुआ है। कौन सा है ब्यूरोक्रेट, सिविल ब्यूरोक्रेट, सब यही काम करते हैं। तो यहीं आगे कर लो यार, वहां जाके जो लोग बेचारे रोजगार करने जा रहे हैं ओरिजिनली, उनको भी गंदा करा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। शकील साहब, आप क्या समझते हैं किस तरह से इस चीज को बेहतर बनाया जा सकता है? क्या इकदाम होने चाहिए? क्योंकि ये भीख मांगने वालों की वजह से बहुत सारे मुल्कों ने हमें वीजे देने से अपनी पॉलिसियां चेंज कर ली। उसमें यूएई भी है, सऊदी अरब भी है और बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहां से पाकिस्तानी डिपोर्ट किए जाते हैं और पाकिस्तानी तशख्खुस खराब हो रहा है। देखिए, ये भीख मांगने वाला सिलसिला तो पाकिस्तान में भी है। अभी पिछले दिनों एक शौकत भिखारी था, वो एक्सीडेंट में फौत हुआ। तो वो इंग्लिश ज़बान में जो है वो भीख मांगता था और बड़े इंग्लिश में जो है वो तर्जुमे करता था और उसने बड़ी दौलत कमाई। तो जो पाकिस्तान से लोग जाते हैं वो पूरे ग्रोह हैं, गैंग हैं बने हुए हैं और वहाँ पर जाके उनका ये कारोबार है
यहाँ से लोगों को लेकर जाते हैं। अब FIA ने कुछ सख्ती की है कि वीज़ा उम्रे की आड़ में ख़ास तौर पर सऊदी अरब, आपने देखा कि नंबर भी सबसे ज़्यादा सऊदी अरब का है जहाँ से भिखारी जो है वो डिपोर्ट किए गए हैं। उसके बाद दुबई का नंबर आता है, 6000 लोग वहाँ से निकाले गए हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत को भी सोचना चाहिए, कोई ऐसी पॉलिसी हुकूमत को भी बनानी चाहिए। जो आपके सवाल थे कि बेरोज़गारी में इजाफा हुआ है और हुकूमत को क्या करना चाहिए, बुनियादी तौर पर तो दो सेक्टर होते हैं, एक गवर्नमेंट सेक्टर है, एक प्राइवेट सेक्टर है जो लोगों को रोज़गार देता है। गवर्नमेंट ने आपके मुताबिक हाथ खड़े कर लिए हैं, उनके वज़रा ने भी कह दिया कि हम मज़ीद लोगों को रोज़गार नहीं दे सकते, नौकरियां नहीं दे सकते। तो उसके बाद आता है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे लोग जो है वो नौकरियां करते हैं और करते आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की सूरत हाल इस वक्त ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो तकरीबन ख़त्म होता जा रहा है। और पाकिस्तान से आपने देखा कि काफ़ी सारे जो मल्टीनेशनल इदारे थे वो अपना कारोबार जो ख़त्म करके वापस अपने अपने मुल्कों में चले गए हैं। तो इस सारी सूरत हाल में हुकूमत को चाहिए कि एक तो वो साजगार माहौल पैदा करे कारोबार के हवाले से, क्योंकि जो आपका इस वक्त टेक्सटाइल का सेक्टर है वो ऑलमोस्ट तकरीबन बंद होने के करीब है। इसी तरह जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी, उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं हुआ इस वक्त तक। तो ये इस सारी सूरत हाल में, और जुल्म यह है कि हमने फिर अपने मुल्क के अंदर जो टेक्निकल इदारे हैं वो नहीं बनाए, जो टेक्निकल स्किल्ड लेबर हमने पैदा नहीं की। आज भी अगर आप मार्केट में जाएं, आपको ना तो अच्छा प्लम्बर मिलता है, ना ड्राइवर मिलता है, ना इलेक्ट्रिशियन मिलता है। और आपको इन लोगों को अगर किसी घर में काम पड़ जाए तो आपको बाकायदा तौर पर मिन्नत, समाजत और सिफारिश करके इन लोगों को बुलाना पड़ता है। बिल्कुल। तो हुकूमत को भी चाहिए कि वो स्किल्ड लेबर पैदा करे, टेक्निकल लोग पैदा करे। बट हमने जो है लोगों को भीख मांगने पे लगा दी है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे लगा दी है। सही। और इसी तरह के बहुत सारे प्रोग्राम जो है माजी में आए कि लोगों को घर बैठे वजीफा दिया जाए, वो काम ना करे। जब इस किस्म की पॉलिसी बनाई जाएंगी तो उसका नतीजा यही निकलेगा कि लोग सोचते हैं कि हमें काम करने की बजाय जो है अगर घर बैठे माहाना वजीफा मिल रहा है तो फिर क्या जरूरत है काम करने की। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस सारी सूरत हाल बिल्कुल ऐसे ही शकील साहब, फिर ऐसे में तो लोग मेहनत करना छोड़ देंगे, बैठकर खाने को तरजीह देंगे, मांगने को तरजीह देंगे, और उसी की बिना पर पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस भी खराब हो रहा है। और दिन ब दिन इसमें हमने देखा है कि मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। इस पर एक्सपर्ट्स की राय मज़ीद जानेंगे इन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो ब्रेक से पहले बात हो रही थी मुस्लिम ममालिक से पाकिस्तानियों की बेदखली का जिम्मेदार आखिर कौन है, हुक्मरान या फिर अवाम? क्या कहते हैं फैसल साहब आप, और आप क्या समझते हैं कि बेरोजगारी इसकी सबसे बड़ी वजह है? देखिए, एक तो है ना ये जो फकीर है ना, इनको आप ये ना बोलें कि ये मुल्क की माशी पॉलिसी का हिस्सा है। ये एक पेशा है, इसका गुर्बत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। सही, कोई ताल्लुक नहीं है गुर्बत का। और ये नस्ल दर नस्ल चल रहा है। और ये इतने प्रोफेशनल फ़कीर हैं कि इनको अगर आप करोड़ों रुपए भी दे देंगे इन्होंने फिर भी यही काम करना है। तो इनको तो एक तो इन पे ना कोई तरस नहीं खाए, इन पे आप रहम नहीं खाए। ये कोई ज़रूरतमंद नहीं है। ज़रूरतमंद आदमी है कभी हाथ जो है ना फैलता ही नहीं है। हमारे माशरे में बहुत ज़रूरतमंद है। इस मुल्क में ये पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो इस वक्त जुर्म हो रहा है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत खरबों रुपए जो है ना वो जो है ना इस भूखी नंगी कौम की जो है ना वो सियासी रिश्वत के तौर पे जो है ना बांट दिए जाते हैं, जिसका रत्ती बराबर भी माशरे के अंदर जो है ना कोई मुस्बत असर नहीं हो रहा। लेकिन इतनी मुकद्दस आपने इसको मस्जिद बना दिया है कि आप इस पर बात नहीं कर सकते। कोई हुकूमत इसको ख़त्म नहीं कर सकती। ये जो सब बात कर रहे हैं ना कि स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाए जाए, भाई ये खरबों रुपए जो आपने लगा दिए हैं, इसी से आप अगर स्किल डेवलपमेंट सेंटर बना देते, इसी से आप इस मुल्क के अंदर सनतकारी पे तवज्जो देते तो इस मुल्क में तो गरीब ही नहीं रहता। लेकिन वो अरबों खरबों रुपए जो है यहाँ पे सियासी रिश्वत के तौर पे जो है वो इस्तेमाल होते हैं। ये क्या है, भीख है ना। तो हम तो हुकूमत तो खुद भीख दे के यहाँ फ़कीर बना रही है ना। कौन सा मुल्क है जहाँ बाकायदा भीख दे के फ़कीर बनाया जाता है? ये तरगीब भी दी जाती है सरकारी सतह से, तुमको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं, हम तुम्हें देंगे, उसके बदले में हमें तुम वोट दे देना। ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम फ्रॉड के अलावा क्या है? कोई हुकूमत क्यों इसको ख़त्म नहीं कर सकती? इस वक्त तो एक मुस्लिम लीग ले लें, तहरीक इंसाफ ले लें, पीपल्स पार्टी की तो चले ये इजाद है, किसी में इतना दम ही नहीं है कि वो ख़त्म करना तो बहुत दूर की बात है। आप इसके हवाले से बात नहीं कर सकते। आप इस पे बात करके देखिए तो इसी पे हंगामा मच जाएगा। क्या जुल्म कर दिया आपने, कितना बड़े आपने जो है
पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात कर दी वो आसान है, इस प्रोग्राम के खिलाफ बात करना जो है वो मुश्किल है। सही, रोके, इस प्रोग्राम को बंद करें, ये फ्रॉड है प्रोग्राम। ये पैसे इस मुल्क के ने आप जो है वो तालीम पे खर्च करें, सनतकारी के रुझान को फ़रोग देने पे खर्च करें, स्किल डेवलपमेंट पे जो है वो खर्च करें। जितने पैसे आपने खर्च कर दिए, कोई हिसाब है उन पैसों का? आप भीख मांगते हैं और आगे भीख में दे देते हैं पैसे। अजीब इन्हीं के तमाशा इन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम पे जो है इस मुल्क के अंदर जो है वो मचाया हुआ है। और वो आलम तो ये है कि 18-18, 19-19 ग्रेड के अफसरान हैं, वो भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से जो है वो पैसे ले रहे हैं। सही, उनके घर के ड्राइवर, उनके घर की मासियां जो है, जो खुद नहीं दे रहा था अपने घर की मासियों को, ड्राइवरों को तनख्वाह की मद में वहां से पैसे दिला देते। सही, उनके तनख्वाह भी बच गई और वहां से उसको जो है वो पैसे मिल जाते। तो ऐसे में फैसल साहब आप क्या समझते हैं, जो इतने लोग डिपोर्ट हो रहे हैं वो फिर अवाम जिम्मेदार हैं वो खुद, या फिर हुक्मरान जिम्मेदार हैं? नहीं, डिपोर्ट तो इससे ज्यादा होने चाहिए। अब हम और आप जब सऊदी अरब जाते हैं तो हम और आप नहीं देखते, हम और आप दुबई में नहीं देखते कि किस तरह वो पाकिस्तानियों के अलावा आपको वहां पे कौन भीख मांगता हुआ नजर आता है। या इत्तेफाक होगा कि हमारी नजर ही पाकिस्तानियों पे चले, इत्तेफाक के लेते। ये तो हमारी जिम्मेदारी है ना, हमारी आपकी इस मुल्क की बेइज्जती और बदनामी का बाइस बन रहा है ना। वो जरूरतमंद नहीं है जो वहां जाके भीख लाखों रुपए खर्च करके जाके जो आदमी वहां भीख मांग रहा है, वो जरूरत के तहत भीख नहीं मांग रहा, वो उसका पेशा है। बिल्कुल ऐसा ही है, और उसका पेशा जो है पाकिस्तान की रसवाई का जो है वो सबब बन रहा है। हुकूमत को तो इस हवाले से जो डिपोर्ट होके आ रहा है उसको इबरतनाक सजा देनी। आपने दी किसी को सजा? सही, जो वहाँ भीख मांगने के इल्जाम में डिपोर्ट होते? एक कोई मिसाल है आपके पास, आपने कोई सजा दे दी उसको? बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। वहाँ से भीख मांग से निकालता है, यहाँ की भीख मांगना शुरू कर देता है, यहाँ से नई रिश्वत देके कुछ अरसे के बाद किसी और मुल्क में जाके भीख मांगना शुरू कर देगा। बिल्कुल फैसल साहब, ऐसे ही आप ठीक कह रहे हैं कि जो यहाँ से लाखों रुपए का वीजा और टिकट्स लेकर जाते हैं, कोई वो आम भिखारी तो नहीं है कि जो 2-5 रुपए किसी सिग्नल पे खड़े होकर मांग रहे थे। लियाज साहब क्या कहते हैं आप, ये एक प्रॉपर माफिया है जो कि सिग्नल्स ठेके पर दिए जाते हैं, जहां पूरा पूरा खानदान बैठा होता है मांगने के लिए, लेकिन जब वो बाहर के मुल्कों में जाते हैं लाखों रुपए खर्च करके और वापस आते हैं, वही फैसल साहब की बात कि उन्हें कोई सजा नहीं दी जाती, कोई इकदामात उनके खिलाफ नहीं किए जाते ताकि वो रुक सकें। देखिए जी, इधर ये बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रही हैं, माफिया है, इनके गैंग हैं। ये देख लें आपके फरदोस मार्केट का इधर बड़ा दिलचस्प वाक़या है। फरदोस मार्केट में सिग्नल ख़राब हुआ, तो वो सिग्नल ख़राब हुआ तो गाड़ियाँ निकल जाया करती थी, तो उन्होंने भिखारियों ने खुद पैसे डाल के तो अपना सिग्नल ठीक करवा लिया था ताकि गाड़ियाँ तो रुका करें, उनका सारा बिज़नेस ख़राब हो रहा था। तो इस तरह ये सारे इस तरह ही हुआ। इनको ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट की जानिब से कोशिश भी की, लेकिन नहीं होता। ये फिर यहाँ भी और फिर बाहर के मुल्क में भी जाते हैं और बाकायदा प्रॉपर प्लानिंग है। आप देख लें, ये जहाज़ में भी भीख मांगने लग गए थे। तो ये इस तरह ये सिलसिला तो बिल्कुल चलते, ख़ास तौर पर सऊदी अरब जाते हैं तो इस तरह तो इनको डिपोर्ट किया जाता है। यहाँ से आगे से फिर डंकी लगा के कोशिश करते हैं यहाँ से जाने की। तो ये सारे प्लानिंग है बेसिकली। यहाँ है पॉलिसियाँ, ये तो एक प्रोफेशन है क्योंकि उनको आमदनी उधर से होती है, बजाय कि वो थोड़ी आमदनी इधर से करें। तो ये गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस तरह के अदारे बनाएं, इनकी इस्लाह करें, इस्लाही सेंटर बनाएं ताकि इनकी इस्लाह की जाए, इनकी रिहैबिलिटेशन की जाए ताकि ये लोग काम कर सकें। लेकिन गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है। जो भी गवर्नमेंट आती है उसने आज तक नहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए कुछ काम किया, स्किल डेवलपमेंट के लिए अदारे तो बन गए, बजट रख दिए, लेकिन काम कोई ऐसा देखने नहीं आता कि किस तरह हो। बल्कि हमारी जो शिफ्टें थी, जहाँ 3-3 शिफ्टें चलती थी, वहाँ कम होकर 2-2 इंडस्ट्री की शिफ्टें हो गई हैं, एक शिफ्ट हो गई है, ताकि लोगों को फिर रोज़गार नहीं मिलेगा। जब 1 करोड़ बंदा बेरोज़गार बढ़ जाएगी, तादाद 44% हो जाएगी बेरोज़गारी की शरह, तो फिर क्या किया जाएगा? इधर लोगों के पास खाने को नहीं, महंगाई को कंट्रोल नहीं किया जा सका। वो सिर्फ लफ्ज़ों में कंट्रोल किया जाता है और कंट्रोल हो जाती लफ्ज़ों में, बाकी वैसे तो कोई कंट्रोल नहीं होती। आप देख लें हर चीज़ की कीमत भी बढ़ती जा रही है। तो फिर जाहिर है वो ये प्रोफेशन स्ट्रॉन्ग होगा ना, इसमें कुछ लगाना नहीं पड़ता। लियाज साहब, हुकूमत को चाहिए कि इस हवाले से इक़दामात करे, क्योंकि पाक का तशख़्ख़ुस जिसको बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है वो बेहद ज़रूरी है, इसको ख़राब करने की सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती। एक्सपर्ट्स की राय आपने इस हवाले से जानी। प्रोग्राम में यहाँ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे ज़राअत पाकिस्तानी मईशत की रीढ़ की हड्डी है, किसानों की बेहतरी और तरक्की के हवाले से बात करेंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। तो ज़राअत पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है और इसे चलाने वाले खामोश हीरो हमारे किसान हैं। पाकिस्तान में सबसे पहले फातिमा फर्टिलाइज़र ने किसान के किरदार को तस्लीम किया और 2019 में किसान डे बनाने का आगाज़ किया गया, क्योंकि मजबूत किसान ही मजबूत पाकिस्तान है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फातिमा फर्टिलाइज़र की डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग राबेल सदुज़ई और उनके साथ मौजूद हैं फॉर्मर इंगेजमेंट मैनेजर नसीरुल्लाह खान साहब। आप दोनों को मैं प्रोग्राम में वेलकम कहूँगी। राबेल साहिबा कहती हैं एक तवील अरसे तक किसान को कौमी सतह पर वो पहचान नहीं मिली थी जिसका वो हकदार था। फातिमा फर्टिलाइजर को किसान डे मनाने की जरूरत आखिर क्यों पेश आई? As an Fatma Fertilizer company that manufactures fertilizer, हम बहुत क्लोजली अपने किसान बहन भाइयों, काश्तकार बहन भाइयों के साथ काम करते हैं और हम काफ़ी अरसे से ये एक नीड फील कर रहे थे या उनकी उनके अंदर एक एहसास था कि जी हम इतना कुछ अपने मुल्क के लिए करते हैं लेकिन हमारी इम्पोर्टेंस, हमारी एक्नॉलेजमेंट, हमारे इश्यूज, इनके बारे में कोई बात नहीं करता। आई थिंक फॉर अस इन स्पेशली अर्बन सेंटर्स जहाँ पे हमें अंडरस्टैंडिंग, एक्नॉलेजमेंट तो जी दूर की बात है, बट अंडरस्टैंडिंग इम्पोर्टेंस के एक किसान, हमारा भाई बहन, हमारी काश्तकार कितनी अपना खून पसीना अपने लगाते हैं अपने क्रॉप्स में, अपनी खेती बाड़ी में, लेकिन उसकी क्या एक्नॉलेजमेंट हम लोग एज पाकिस्तान करते हैं? आई थिंक दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। जब हमने ये शुरू किया 2018 में तो हमने देखा कि जी जिस कंट्रीज में एग्रीकल्चर की बड़ी इंपॉर्टेंस है, एग्रीकल्चर बड़ा क्रिटिकल सेक्टर डिक्लेयर किया गया, वहाँ पे हर जगह किसान डे मनाया जाता था या फार्मर्स डे जैसे कहते हैं। अमेरिका हो गया, इंडिया हो गया, डिफरेंट कंट्रीज। लेकिन हमारे जैसे मुल्क में, जैसे कि मैंने बताया, इतनी अहमियत है किसानों की और एग्रीकल्चर की, लेकिन वहाँ कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं थी हमारे काश्तकार बहन भाइयों की। एंड दिस इज व्हाई एज फातिमा फर्टिलाइजर हमने इसका 2018 में हमने प्रपोज किया कि जी दिसंबर 18 को रबी के बीच, रबी में जो हमारा बीच सीजन होता है, दिसंबर 18 को फार्मर डे डिक्लेयर करना चाहिए। एंड इस पे हमने काम करना शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह जी। टुडे 2018 से आज तक हर साल ये फार्मर डे मनाया जाता है। इट इज़ नॉट जस्ट बाय अस, लेकिन बाकी हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ भी, और उससे भी ज़्यादा ये पाकिस्तान गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है सलाम किसान और फार्मर डे ऑन December 18। तो आई थिंक एज द कस्टोडियन ऑफ द ब्रांड, सरसब्ज ब्रांड एंड फातिमा फर्टिलाइजर, आई थिंक ये बहुत बड़ी लेगेसी है फातिमा फर्टिलाइजर की कि हमने हमारे मुल्क के कैलेंडर डेज में एक डे ऐड किया है जो सलाम किसान जिसे कहते हैं, to pay a tribute to the hard-working farmers of our country। सही। नसीर साहब, आप कहिएगा, आज भी किसान को मुताद्दिद चैलेंजेस का सामना है, खास तौर पर मौसमियाती तब्दीलियों के बायस इन शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। किसानों की बेहतरी और बहाली के लिए आप क्या समझते हैं कि क्या इक़दाम करने की जरूरत है, खुसूसन मौसमियाती, माली और पॉलिसी सतह पर? दिस इज द राइट टाइम कि उसके ऊपर फोकस जो है वो बढ़ाने की जरूरत है, सो दैट कि उनको क्लाइमेट के रिस्क जो है उनसे बचाया जा सके, प्लस उनकी वाटर मैनेजमेंट खास तौर पे जो है, और जो पॉलिसी सपोर्ट रिक्वायर्ड है गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहतर करने की जरूरत है। फाइनेंस उनको जो है प्रॉपर जो है इनपुट की परचेजिंग के लिए मिलने बहुत जरूरी है। और इन सब चीजों से ऊपर जो मुझे समझ आती है कि जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन है इन एग्रीकल्चर अराउंड 70 और प्लस मोर देन 70%, उनके वेजेस जो है और उनकी जो रिकग्निशन है वो उस तरह से नहीं की जा रही। जब तक जो है फीमेल इसमें कंट्रीब्यूशन और उसके वेजेस बेहतर नहीं किए जाएंगे, उस वक्त तक इसमें कोई बड़ी चेंजेस जो है वो हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। तो ऑन द बेसिस ये इस सलाम किसान में पैगाम किसानों की तरफ से अगर मैं ये कहूँ तो वो रिक्वेस्ट यही है कि एक्चुअली मोटी मोटी चीजें सर के एग्रीकल्चर के दो बेसिक ड्राइवर है किसी भी इंडस्ट्री के। वन इज के नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और सेकंड इज द प्राइस ऑफ द मार्केट। अगर पाकिस्तान में एग्रीकल्चर ने ग्रो करना है तो वो इन दो चीजों पे करना है। जो इंडस्ट्री है और प्लस जो साइंटिस्ट हैं उनकी और इनपुट्स है, इन सब ने सिर्फ यील्ड पर एकड़ बढ़ानी है सर, विच इज अगेन सब्सटेंशियल, बहुत अच्छी बात है,
लेकिन जब तक उसको प्राइस इंश्योरेंस नहीं मिलेगी तब तक फार्मर की हालत बेहतर नहीं होगी। तो उसके लिए बड़ा जरूरी है कि जैसे बाकी कंट्रीज में एडवांस मार्केटिंग होती है सर, कोई भी फार्मर जो है वो क्रॉप नहीं लगाता जब तक उसकी इंडिकेटिव या सपोर्ट प्राइस जो है वो ना ली जाए। जैसे हमारे साथ इंडिया है, वहां पे 34 क्रॉप्स के लिए सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट अनाउंस करती है। और आप ये देखें कि दुनिया का वो जो है एक्सपोर्ट उसकी दैट इज इन बिलियंस। हमारे यहाँ जो है वो एक्सपोर्ट जो है फूड ग्रेन्स की या फूड आइटम्स की वो ना होने के बराबर है। और हमारे यहाँ पोटेंशियल ये है कि हम अपनी जो इस वक्त एग्जिस्टिंग कोई ये शोबा जो है वो 28,000 अरब रुपए जो है वो कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी के अंदर। इट कैन बी डबल्ड सर। और इसमें बहुत छोटी छोटी इंटरवेंशंस रिक्वायर्ड है, फार्मर्स की सरपरस्ती की जरूरत है, उसको आला सीड प्रोवाइड किया जाए, इरिगेशन के ऊपर गाइड किया जाए, उसको फाइनेंसिंग टाइम पे मिलनी चाहिए। और उसकी जो सबसे बड़ी बात मैंने की कि कमोडिटी की जो भी रैशनल प्राइस है वो असेस करके तो उसके ऊपर मेंटेन कर दें। ये शोबा 2 साल के अंदर जो है ये अपनी प्रोडक्शन जो है वो एक खास नंबर जो है इस मुल्क के लिए बढ़ा सकता है। और इसका फोकस जो है वो यही है कि हम जो पिछले 75 ईयर से फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, हमें इस माइंडसेट से बाहर निकलने की जरूरत है। हमें इसको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस बनाने की जरूरत है, सो दैट के आपकी लोकल जो कंजम्पशन है उसको भी सेफगार्ड किया जाए और प्लस आपको रीजन की रिक्वायरमेंट्स है उसमें भी हमें कंट्रीब्यूट करने की जरूरत है। पाकिस्तान हैज ए ग्रेट पोटेंशियल। सही। राबिल साहब, आप कहिएगा कि फातिमा फर्टिलाइजर ने किसानों और देही कम्युनिटी की बेहतरी के लिए कौन से इकदाम किए हैं और मजीद कर भी रही है? वैसे तो इकदाम बहुत सारे लिए हैं, लेकिन सबसे पहले जिस पे मैं बात करना चाहूंगी और जैसे नसीर साहब पहले बता रहे थे, यील्ड पर एकड़ यील्ड जो है ना एक बड़ा ही क्रिटिकल इशू है हमारे फार्मर्स के लिए, हमारे काश्तकार भाई बहनों के लिए। हम फातिमा फर्टिलाइजर एक पहली कंपनी है जो एनपी और कैन गवारा जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं वो हम मैन्युफैक्चर करते हैं और इसका बैलेंस यूज हम अपने फार्मर्स को थ्रू आवर टेक्निकल टीम उनको हम बताते हैं, उनको गाइड करते हैं और उसकी रहनुमाई करते हैं। जैसे नसीर साहब आपको अभी बता रहे थे, लास्ट ईयर जो पंजाब गवर्नमेंट ने वीट कंपटीशन किया था उसमें 40 डिस्ट्रिक्ट्स में 34 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे जो फार्मर्स थे जो एनपी सरसब्ज एनपी और सरसब्ज कैन गवारा इस्तेमाल कर रहे थे वो 34 फार्मर्स नंबर 1 पोजीशन पे आए। सो दैट इज अ फैंटास्टिक अचीवमेंट एंड अ वैलिडेशन कि जी हमारी प्रोडक्ट हमारे फार्मर्स की प्रॉस्पेरिटी में उनका हाथ बटाती है। अगर आप इसमें देखें कि हमारे एवरेज यील्ड पाकिस्तान में वीट के अबाउट 33 मॉन्ड पर एकड़ है, लेकिन हमारे फार्मर्स 70 मॉन्ड विच इज मोर देन 2 टाइम्स 70 मॉन्ड्स पर एकड़ ये लेकर आए। सो दैट इज अगेन आवर कंट्रीब्यूशन to our farmers of Pakistan. Having said this, इसके अलावा जो हमारे जो इनिशिएटिव्स हैं जी, फॉर एग्जांपल डिजिटाइजेशन, हमने फार्मर्स के लिए द फास्टेस्ट ग्रोइंग ऐप अभी एग्रीकल्चर सेक्टर में सरसब्ज पाकिस्तान के नाम से है, जो फार्मर्स के लिए ऐप है, जो उनको वाटर सॉइल टेस्टिंग, उनके सवाल जवाब रेफरेंस टू देयर क्रॉप्स, उनकी 4R न्यूट्रिएंट टेक्नोलॉजी, उनके जो बेसिक क्वेश्चंस हैं विद रेफरेंस टू their use of fertilizer and other things, उसको हम वेदर अलर्ट हो गया या मार्केट इंटेलिजेंस हो गया, वो हम उनको थ्रू ऐप फराहम करते हैं। एंड एज ऑफ राइट नाउ 8 लाख प्लस फार्मर्स हमारे उस ऐप पे अभी हैं जो इसको रेगुलरली यूज करते हैं। साथ साथ ना सिर्फ फार्मर्स के लिए बट डीलर्स के लिए भी हमने एक ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है सरसब्ज आसान ऐप। तो डीलर्स हमारे फ्रॉम द टाइम दैट दे ऑर्डर, जो हमारे बिजनेस एसोसिएट्स है, फ्रॉम द टाइम दे ऑर्डर ऑल द वे डाउन टू डिलीवरी, जो उनका पूरा ट्रैक है अपने ऑर्डर का वो कर सकते हैं, वो ऑनलाइन पेमेंट उस पर कर सकते हैं। एंड उनकी पूरी ऑर्डर प्रोसेसिंग जो है अब डिजिटलाइज हो गई है और मैन्युअली जो इंटरवेंशंस थी या डिलेज थे वो सारे हमने खत्म कर दिए। और नसीरुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि फातिमा फर्टिलाइजर किस तरह किसान की बेहतरी के लिए काम कर रही है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। हमें